पर्यावरणीय संधारणीयता एवं आर्थिक विकास की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको है ये आपको एनजे का ऐसे है पार्ट 6 होगा। इसके अंतर्गत हम ये लेख पर आपको है कि पर्यावरणीय संधारणीयता एवं आर्थिक विकास परस्पर अपवर्ती अथवा सामंजस्यपूर्ण उद्देश्य। इसमें देखिए कि पर्यावरणीय संधारणीयता एवं आर्थिक विकास परस्पर अपवर्ती अथवा सामंजस्यपूर्ण उद्देश्य की बात यहाँ पर की गई है। सामंजस्यपूर्ण उद्देश्य आपको यहाँ पर है, उसको देखिए। ये बात कि हमारे देश के उत्तरी भाग में इसी उत्तराखंड राज्य को देवभूमि कहा जाता है। मनोहर प्राकृतिक दृश्य, सुंदर वातावरण और धार्मिक स्थलों की उपस्थिति कारण सदैव ही पर्यटन का आकर्षक स्थल रहा है। पर्यटन की संभावना को देखते हुए यहाँ तेजी से आर्थिक विकास किया गया। बड़े बड़े बांधों, पहाड़ों, काट कर रास्ते, नदियों किनारे सैकड़ों होटल घर, दुकानें बनाई गई और इस कारण उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 9% की वृद्धि हुई। 10 मिलियन रोजगार उत्पन्न हुए तो भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। परंतु कुछ ही वर्ष बाद प्रकृति पर्यावरण पर अतिरेक दबाव के कारण प्रकृति की सहन सीमा समाप्त हो गई, जिसकी परिणति 2014 की बादल फटना भीषण बाढ़ के रूप में सामने आई। यह आपदा जन सामान्य के लिए इतनी सुभेद थी कि एक तरफ वह इसने दशकों में बनकर तैयार हुए सड़क, मकान, होटल, इमारतें आदि को धराशायी किया, दूसरी ओर न जाने कितने लोगों को विधवा, अनाथ, अपाहिज, बेरोजगार बना दिया, अर्थात विकास के नाम पर गौरव अनुभव करने वाले क्षेत्र का स्थान बन गया। उपरोक्त प्रसंग से प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या आर्थिक विकास सदैव पर्यावरण की कीमत पर होता है? अगर ऐसा है तो क्या हमें आर्थिक विकास समझौता करना चाहिए या फिर बिना पर्यावरण ह्रास के भी आर्थिक विकास संभव है? क्या दोनों साथ साथ चल सकते हैं? वस्तुतः उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने हेतु पक्ष विपक्ष को तार्किकता के आधार पर रखना होगा। देखिए, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने से पहले यह जानने की आवश्यकता है कि आखिर पर्यावरणीय संधारणीयता है क्या। वस्तुतः यदि हम प्रकृति का उपभोग उपहार में मिली वस्तु की तरह ना कर यह सोचकर करें कि हमने इसे भविष्य की पीढ़ी से उधार लिया है और इसे ब्याज से वापस लौटाना है, तो यह पर्यावरणीय संधारणीयता है। प्रकृति स्वयं को सदैव संतुलित करती रहती है। कहा गया है, भूकंप करे भू स्पंदन, सूखा सिखाए जल प्रबंधन। बहुत अच्छी बात कहा गया। भूकंप करे सूखा सिखाए जल प्रबंधन। बाढ़ है सभ्यता का स्पंदन। चक्रवात है ताप दाब प्रबंधन। ना है इसमें कोई व्यर्थ, सबका है अपना अर्थ। ना है इसमें कोई व्यर्थ, सबका है अपना अर्थ। बस मनुष्य रहे तदर्थ, ना होगा कभी कोई अनर्थ। दूसरी ओर हम देखें तो आज वैश्वीकृत होते युग में आर्थिक विकास अति महत्वपूर्ण होता जा रहा है। हमें विकासशील से विकसित बनने, विश्व स्तर पर अपनी महत्ता एवं प्रतिस्पर्धा बनाए रखने हेतु, सभी को गुणवत्ता युक्त जीवन प्रदान करने हेतु आर्थिक विकास अति महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसके लिए बड़े स्तर पर सड़क, पुल, बांध, इमारतें, कंक्रीट के मैदान, उद्योग, कल कारखाने आदि अवसंरचनाओं का निर्माण तो करना ही होगा। यद्यपि इन निर्माण कार्य से भूक्षरण, वन कटाव, वायु प्रदूषण, जल उपभोग आदि को भी बल मिलता है, जो कहीं न कहीं कालांतर में स्वयं मानव हेतु आपदा की सुगम्यता का कारक बन जाता है। कहा जाता है, भूकंप नहीं भवन लोगों को मारता है। वस्तुतः पर्यावरणीय संधारणीयता का पहलू आर्थिक विकास से अलग नहीं अपितु परस्पर अंत संबंधित है। उदाहरणतः यदि हम तेजी से वन कटाव करते हैं तो सूखा ही समस्या उत्पन्न होगी, जिससे बेरोजगारी, हिंसा को बढ़ावा मिलेगा, जो आर्थिक विकास को हतोत्साहित करेंगे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, आज नदियों का मार्ग बाधित करने, किनारे पर घर बनाने, बड़े बड़े बांध बनाने के कारण हमारे देश का 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल बाढ़ से ग्रसित है और विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस तरह की आपदाएं देश के आर्थिक विकास को 10 वर्ष पीछे ले जाती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से तेजी से किया जा रहा प्रदूषण स्वास्थ्य पर बोझ डालता है, मनुष्य की कार्य क्षमता प्रभावित होती है, जिससे वह अस्वस्थ शरीर के साथ अर्थव्यवस्था में योगदान करने के बजाय बोझ बन जाता है।
देखिए, यहाँ पे जो कहा गया इसके साथ ही इसके साथ ही असंधारणीय अर्थ विकास, वायु प्रदूषण की समस्या असहिष्णुता से भी जुड़ जाती है। युवा पीढ़ी की सहनशीलता कम होती है, जिससे गुजरात, मुजफ्फरपुर दंगे, बीफ मुद्दा ऐसी घटनाएं सामने आती है जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन अवसंरचनात्मक विकास को क्षति पहुंचाती है। इसका एक उदाहरण तेजी से होते शहरीकरण के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, जिससे मलिन बस्ती, बाढ़ एवं महामारी जैसी समस्याएं सामने आती है। इसलिए कहा गया, यदि भविष्य होगा तो वह हरित होगा, यदि भविष्य होगा तो वह हरित होगा, यदि हरित नहीं हुआ तो वह भविष्य ही नहीं होगा। बहुत ही बात यहाँ पर, यदि भविष्य होगा तो वह हरित होगा, यदि भविष्य होगा, यदि भविष्य होगा तो वह हरित होगा, यदि हरित नहीं हुआ तो वह भविष्य नहीं होगा। अतः हमें ऐसा मध्यम मार्ग निकालना होगा जिससे पर्यावरणीय संधारिता के साथ आर्थिक विकास कर सके। अतः हमें ऐसा मध्यम मार्ग निकालना होगा जिससे पर्यावरणीय संधारणता के साथ साथ आर्थिक विकास कर सके। यहाँ देखिए, आपको आर्थिक विकास है, उसका पर्यावरणीय संधारिता, ये आपको इसमें दोनों चीज़, देखिए इसमें दोनों चीज़, आपको आर्थिक विकास भी करना है और पर्यावरणीय संधारिता भी है। देखिए, यहाँ पर उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमें अपने जनतंत्र, वायुतंत्र, मृदा तंत्र, अंतरिक्ष तंत्र सभी को ध्यान रखना होगा। यदि वायुतंत्र की बात करें तो यदि वायुतंत्र की बात करें तो यहाँ देखिए, यदि वायुतंत्र की बात करें तो जब हम सड़क, राजमार्ग निर्माण करें तो अवश्य रूप से किनारे पर पेड़ लगाएंगे, जिससे एक और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, दूसरी ओर प्रदूषण, सड़क दुर्घटना ऐसी समस्याएं कम होगी। साथ ही वर्षा जल संभरण को बल मिलेगा, जैव विविधता सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं रोजगार सुरक्षा प्राप्त की जा सकेगी। वाहनों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल, देखिए वाहनों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल सार्वजनिक परिवहन को बल प्रदान करे। साथ ही भारत सरकार की पंक्तियाँ लोगों को चलाओ, वाहनों को नहीं, साथ ही भारत सरकार की पंक्तियाँ लोगों को चलाओ, वाहनों को नहीं, इस परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक प्रतीत होती है। हरित उद्योग, देखिए हरित उद्योग का विकास किया जाए, हरित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल हेतु टैक्स इंसेंटिव्स दिया जाए। साथ ही उद्योग उत्पाद को ग्रीन रेटिंग एवं टैग प्रदान किया जाए, जिससे जनता भी पर्यावरणीय मित्र उत्पादों को वरीयता दे। जलतंत्र, देखिए जलतंत्र सुरक्षा हेतु शहरीकरण प्रक्रिया में पद स्थलों को पारगमय बनाया जा सकता है, जिससे वर्षा का जल भूमि में जाए। रेन हार्वेस्टिंग जैसी प्रक्रिया घरों में अनिवार्य की जा सकती है। साथ ही निर्धारित क्षेत्रफल में जल संग्रह क्षेत्र का निर्माण किया जाना चाहिए। उद्योगों में प्रयुक्त जल को पुनर्चक्रित किया जाना चाहिए, अर्थात रिसाइकिल रीयूज प्रणाली का अनुकरण किया जाए। बांध निर्माण, देखिए निर्माण रन ऑन रिवर हो, जिससे जलतंत्र पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े। वर्तमान अपनाए जा रही आधुनिक तकनीकी तंत्रों जैसे पश्चिमी शौचालय, RO सिस्टम आदि को जल मितव्ययी बनाना होगा। देखिए जिससे जल का तार्किक उपभोग हो, ना कि स्वार्थपूर्ण हो। महात्मा गांधी जी ने कहा है, प्रकृति व्यक्ति की आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर सकती है, पर लालच की नहीं। देखिए आज हम कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहे हैं। इस क्षेत्र में अंधाधुंध 78% से जल का उपयोग किया जाता है, जिससे भूजल ह्रास, मृदा अपरदन होता है। अतः माइक्रो इरिगेशन, फर्टिगेशन, कृषि की श्री पद्धति आदि अपनाने की आवश्यकता है। मृदा तंत्र को संधारणीय बनाने के साथ साथ आर्थिक विकास पर बल देना होगा। ई प्रौद्योगिकी, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की पूर्ति में बड़े स्तर पर ई कचरा भी उत्पन्न हो रहा है। आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष हम 165 एफिल टावरों के बराबर कचरा उत्पन्न कर रहे हैं। अतः इस परिप्रेक्ष्य में बनी नीति 2016 को तारतम्यता से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही यहाँ 3R प्रणाली, रीयूज, रिसाइकिल अपनानी होगी। तेजी से हो रही अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास से आर्थिक विकास को बल मिल रहा है। साथ ही केसलर सिंड्रोम अर्थात अंतरिक्ष कचरा की समस्या का निदान आवश्यक है। इस संदर्भ में भारत द्वारा बनाया गया पूर्ण प्रयोजित यान RLVTD जापान निर्मित सराहनीय प्रयास है। समुद्री क्षेत्र में तेजी से बढ़ते खनन, मत्स्य अवसंरचनात्मक विकास के साथ साथ मैंग्रोव वनीकरण, मीना कुमारी समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना आदि प्रयास अपेक्षित है। वस्तुतः आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय संधारणता परस्पर पूरक है, एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। यहाँ बस आवश्यकता इतनी है कि हम आर्थिक विकास नहीं अपितु हरित आर्थिक विकास पर ध्यान दें, हरित सकल घरेलू उत्पाद पर ध्यान दें।
हरित सकल घरेलू उत्पाद पर ध्यान दें। इस परिप्रेक्ष्य में न केवल सरकारी अपितु प्रशासनिक एवं निजी एवं जन सामान्य सहभागिता सभी स्तरों पर प्रयास किया जाना अपेक्षित है, अर्थात 4P प्रणाली पब्लिक पीपुल्स प्राइवेट पार्टनरशिप की आवश्यकता है। फिर आपको यहाँ पर एक और आपको देखिए आपको बनाया गया है जो त्रिभुज है, उसमें आपको देखिए ये आपको आम जनता, देखिए यहाँ पर क्या कि आम जनता है, फिर निजी क्षेत्र है, फिर प्रशासन और फिर यहाँ पर शासन है। फिर देखिए इस संदर्भ में स्वीडन भूटान जैसे देशों का उदाहरण परिणामास्पद है जहाँ जीरो कार्बन के तहत जो विकास किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार की सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा उज्ज्वला योजना, हरित सिटी, पेरिस कन्वेंशन समर्थन नियम परियोजना, 33% वनीकरण लक्ष्य, सल्फर 6 मानकों का अनुकरण आदि तरीकों से प्रयासरत है। वस्तुतः कहा जा सकता है कि देखिए नज़र बदल कर देखो नज़ारे बदल जाएंगे, नज़र बदल कर देखो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदल कर देखो सितारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदल दो किनारे बदल जाएंगे। फिर आपको अच्छी यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए नज़र बदल कर देखो नज़ारे बदल जाएंगे, नज़र बदल कर देखो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदल कर देखो सितारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदल दो किनारे बदल जाएंगे। अर्थात आर्थिक विकास की दिशा है आर्थिक विकास की और कम अर्थात आर्थिक विकास की दिशा, देखो अर्थात आर्थिक विकास की दिशा है आर्थिक विकास की और हम कम अर्थात देखो यहाँ पर क्या, अर्थात आर्थिक विकास की दिशा, अर्थात आर्थिक विकास की दिशा हरित आर्थिक विकास की और कर हम सतत संधारण दीर्घजीवी खुशहाल भविष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात आर्थिक विकास की दिशा हरित आर्थिक विकास की और देखिए अर्थात आर्थिक विकास की दिशा हरित आर्थिक विकास की और कर हम सतत संधारणीय दीर्घजीवी खुशहाल भविष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। भाग्य साहसी का साथ देता है, ये बात आपकी इस पर लिखना है, भाग्य साहसी का साथ देता है। आशीष को यहाँ पर देखिए आपको भाग्य साहसी के साथ इसमें देखिए क्या, देखिए प्राचीन यूनानी कवि वर्जिल ने युवाओं को संबोधित करते हुए लिखा था, भाग साहसी का साथ देता है। भाग को किसी निश्चित रूप से परिभाषित करना कठिन है। यदि कोई लगातार सफल होता है तो कहा जाता है कि वह किस्मत का धनी है, उसका भाग अच्छा है। जहाँ सफलता की संभावना न्यूनतम हो पर सफलता मिल जाए तो भाग को श्रेय दिया जाता है। वास्तव में जो सफल होता है उसे पता होता है कि भाग जैसी कोई चीज़ नहीं थी, भाग जैसी कोई चीज़ नहीं थी। उससे जुड़े लोग होते हैं जो व्यक्ति की मेहनत उसके साहस को श्रेय देने के बजाय व्यक्ति के भाग पर जोर देने लगते हैं। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, जो सफलता को कुछ निश्चित गुणों पर आधारित मानते हैं, दूसरे वो हैं जो सफलता भाग आधारित मानते हैं। देखा जाए तो असफल आदमी ही भाग पर अधिक जोर देते हैं। वास्तव में भाग जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। यह सब कुछ साहस ही होता है जो व्यक्ति को लगातार सफलता दिलाता है। जिसके भीतर साहस है वह व्यक्ति सफल है। वह साहसी व्यक्ति चुनौती स्वीकार करता है। साहसी व्यक्ति चुनौती स्वीकार करता है, निर्भीकता से हर तरह की कठिनाइयों पर विजय पाता है। साहसी व्यक्ति कांटों भरे पथ पर चढ़ने के तत्पर रहता है, डर क्या होता है वह नहीं जानता। ऐसे व्यक्ति ही भाग्यवान कहते हैं। मोहम्मद अली साहब ने लिखा है, जो व्यक्ति जीवन में ज़्यादा खतरे नहीं उठाता वह एक साधारण जिंदगी जीने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। जो व्यक्ति देखिए मोहम्मद अली ने साहस के बारे में लिखा है। अली ने साहस का लिखा है, जो व्यक्ति जीवन में ज़्यादा खतरे नहीं उठाता वह एक साधारण जिंदगी जीने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अली के इस कथन में बहुत मतलब का तत्व छुपा है। अगर आपने जीवन में साहस नहीं दिखाया तो निश्चित है आप कुछ भी उल्लेखनीय नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस एक बात देखिए, साहस एक ऐसा मानवीय गुण है जो व्यक्ति की सफलता की संभावना को बड़ी मात्रा में बढ़ा देता है। साहसी व्यक्ति के मन में हिचक नहीं होती, उसे निर्णय लेने में असमंजस का सामना नहीं करना पड़ता। एक बार जो निर्णय ले लेता उस पर अडिग रहता, भले ही कितनी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े। आप देखिए हम प्राय किसी विचार को फलक पर उतारने से पहले ही अन्य लोग क्या कहेंगे, कहीं कोई हंस ना दे जैसे कारणों के चलते ही अपना मनोबल कम कर लेते हैं। वास्तव में लीक तोड़ना, परंपरागत नियमों की अवहेलना करके अपना खुद का रास्ता बनाना आसान काम नहीं है। साहसी लोग ही परिणाम के बारे में विचार किए बगैर कर्म में लीन रहते हैं। साहसी लोग ही परिणाम के बारे में विचार किए बगैर कर्म में लीन रहते हैं। साहसी व्यक्ति में असफलता का ख्याल आता ही नहीं है। वो अपनी संपूर्ण क्षमता ऊर्जा अपने लक्ष्य
को पानी में लगा देते हैं। वास्तव में सफलता के लिए मानसिक तौर पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मानसिक मजबूती व्यक्ति को लक्ष्य के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर कि इतिहास में से बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जिससे साहसी नायकों की अप्रत्याशित जीत हुई। उसके साथ मिथक जुड़ गया कि उनमें दैवीय गुण है। उनका भाग बहुत अच्छा है। नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन ऐसे बहुत से उदाहरणों से भरा है। उसकी सेना को अपराजय माना जाता था। नेपोलियन कहता था कि असंभव नामक शब्द उसके शब्दकोश में नहीं है। नेपोलियन के समकालीनों ने उसे बहुत भाग्यशाली माना था, पर क्या सच में ऐसा था? वह तो बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुआ था। शिक्षा दीक्षा भी बहुत साधारण हुई थी। तो फिर ये कहना कहाँ उचित है कि वो बहुत भाग्यशाली था? वास्तव में नेपोलियन को जब भी अवसर मिला उसने उसने साहस के साथ निर्णय लिया। अपनी क्षमता योग्यता को साबित किया। अपनी उसकी निर्भीकता नहीं उसको अप्रत्याशित सफलता दिलाई। इस प्रकार देखा जा सकता है कि भाग्य भी साहसी व्यक्ति का ही साथ देता है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि भाग्य भी साहसी व्यक्ति का साथ देता है। इस संसार में विविध विचार वाले लोग रहते हैं। कुछ लोग हमेशा अपने संसाधनों को रोते रहते हैं। उन्हें हर चीज़ से शिकायत रहती है। उन्हें अफसोस होता है कि काश वह किसी ज़रूरतमंद के यहाँ पैदा होता है। जीवन की सही सुख सुविधाओं को उपभोग करते वक्त यह कितनी खराब सोच है। वह भूल जाते हैं कि सभी ज़रूरतमंद भी कभी समान आदमी थे। उन्होंने या उनके पूर्वज ने अथक परिश्रम से मुकाम हासिल किया। वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया कि लक्ष्मी धन भी कर्म न करने वालों का साथ छोड़ जाती है। ऐसे लोग बहुत जल्दी भाग जैसी चीज़ों पर यकीन करने लगते हैं। तरह तरह कर्मकांडों, पूजा, मनोती आदि के माध्यम से अपना समय बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अनपढ़ों की बात छोड़ दीजिए, ऐसा करने वाले आपको उच्च शिक्षित ज़्यादा मिल जाएंगे। पर आपने इस बारे में कभी सोचा है कि वास्तव में ये सब करने से कैसे समय बदल सकता है? यह संसार गतिमान है। यहाँ पर हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ऊपर जिनका मैंने जिक्र किया, क्या वे कारण हो सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। देखिए, हर सफल व्यक्ति कहानी के मूल में एक ही कारण होता है, उसने सही दिशा में लगातार प्रयास किया। सफलता असफलता से परे उसने सिर्फ कर्म को जोड़ दिया। इसलिए ऐसा भी कहा गया कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जिम रो के अनुसार किताबी शिक्षा आपको जीविका दे सकती है, पर स्व शिक्षा आपको बताएगी कि भाग्य वास्तव में क्या होता है। देखो, अच्छी बात कहा गया कि जिम रो के अनुसार किताबी शिक्षा आपको जीविका दे सकती है, पर स्व शिक्षा आपको बताएगी कि भाग्य वास्तव में क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या कि जिमरो आपके यहाँ देखिए क्या जिमरो के अनुसार किताबी शिक्षा आपको जीविका दे सकती है, पर स्व शिक्षा आपको बताएगी कि भाग वास्तव में क्या होता है। आप क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आपका नज़रिया ही आपके भाग का निर्माण करता है। हमें हमेशा चीज़ों को सकारात्मक तौर पर देखना चाहिए। क्योंकि आगे यहाँ पर कहा गया कि लुईस पैस्टल के अनुसार भाग केवल सक्रिय दिमाग का साथ देता है। इसका मतलब है कि हमें हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, अवसरों के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। आप हमेशा सुनते आ रहे हैं कि अवसर एक बार आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, तो क्या आप अपने अवसर की प्रतीक्षा करेंगे कि कब वो आपके दरवाजे पर दस्तक दे और आप उस अवसर का लाभ उठाइए? नहीं मित्र, नहीं। आज के समय के अनुसार बी फोर्स का कथन है, याद रखना चाहिए। अवसर शायद ही कभी आपके दरवाजे पर दस्तक दे, आप खुद अवसर के दरवाजे पर दस्तक देकर प्रवेश कर जाइए। आज का समय चुनौतियों से भरा है। अवसर कम प्रतिभागी ज़्यादा है। अवसर कम प्रतिभागी ज़्यादा है। ऐसे में आपको दूसरों से बेहतर तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करना होगा। नेपोलियन हिल के अनुसार सही प्रकार के भाग का शुरुआती बिंदु विचार होता है। देखो यहाँ पे जो खास बात यहाँ पर कहा गया, नेपोलियन हिल के अनुसार सही प्रकार के भाग का शुरुआती बिंदु विचार होते हैं। सच में विचार की ऊर्जा जिसने पहचान ली उसका समय बदलते देर नहीं लगती है। वास्तव में हम वैसा ही बनते हैं जैसा हमारे विचार होते हैं। हम अपने विचार को सदा सकारात्मक रखिए। मन में हमेशा खुशी महसूस कीजिए। यही जीवन का फलसफा है। अपने लक्ष्य के बारे में हर पल सोचते रहें। अपने संसाधन कमी करना रोने के बजाय यह सोचें कि आप अपना सर्वोत्तम कैसे दे सकते हैं। आपने वह पंक्ति तो सुनी हुई होगी, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थॉमस फुलर के अनुसार
तो देखिए यहाँ पर थॉमस फुलर के अनुसार, देखिए थॉमस फुलर के अनुसार थॉमस फुलर के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति अवसर को एक अच्छे भाग में बदल देता है, इसलिए यह सोचना है, इसलिए थॉमस फुलर के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति अवसर को एक अच्छे भाग में बदल देता है, इसलिए यह सोचना है कि मेरा भाग खराब या उचित नहीं है। ऐसी सोच लेकर आप अपना कीमती समय नष्ट ना करें, स्वयं को मिले अवसरों को सफलता में बदल दीजिए, सफलता को अपनी आदत बना लीजिए। हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो सदैव सफल होते हैं, जो सदैव सफल होते हैं। क्या आपने इस बारे में विचार किया, क्या आपने इस बारे में विचार किया है, उनकी सफलता का राज क्या है? आप उनसे बात करें, उनका जवाब निश्चित ही यही होगा कि उनके मन में डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे जो कहा गया, वर्जी के अनुसार डर कमजोर दिमाग की निशानी है। वर्जी के अनुसार डर कमजोर दिमाग की निशानी है, इसलिए अपने दिमाग से डर को हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। डर के चलते शंका का जन्म होता है, शंका व्यक्ति के मन में कमजोरी लाती है, धीरे धीरे व्यक्ति की सोच नकारात्मक हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है। ऐसे में उसका सफल होना स्वाभाविक है। लगातार असफलता व्यक्ति के साहस को खत्म कर देती है, और जैसे ही साहस ने साथ छोड़ा, भाग भी आपका साथ छोड़ जाता है। मित्र इसलिए अपनी असफलताओं को भूलकर नए सिरे से प्रयास करें। गीता की शिक्षा फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने पर यकीन करते हैं। गीता की शिक्षा फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने पर यकीन करते रहे। गीता की शिक्षा फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने पर यकीन करते रहे। धीरे धीरे आपका भी समय बदलेगा। जीवन में आए अवसरों को पहचाने, साहस के साथ निर्णय ले, अपने निर्णय पर अडिग रहे। आप भी एक दिन का उठेंगे कि भाग साहसी का ही साथ देता है। अब आगे आप कहा गया, देखिए 7 अरब सपने एक ग्रह सावधानी से उपयोग कीजिए। 7 अरब सपने एक ग्रह सावधानी से उपभोग कीजिए। ये बात देखिए यहाँ पर क्या, बढ़ती आबादी उपभोग की संस्कृति विकास के विकृत मॉडल को देखकर गांधी जी ने स्वतंत्रता उपरांत विकास मॉडल के संबंध में निम्न पंक्तियां कही, जो विषय की समझ हेतु मार्मिक है। यदि भारत ने विकास के पश्चिमी मॉडल को अपनाया तो निश्चित रूप से विश्व को एक और पृथ्वी की खोज करनी होगी। यदि भारत ने विकास के पश्चिमी मॉडल को अपनाया तो निश्चित रूप से विश्व को एक और पृथ्वी की खोज करनी होगी। 21वीं सदी में गांधी का उपरोक्त कथन एकदम सटीक बैठता है। जहां मंगल ग्रह पर जीवन खोज की जद्दोजहद जारी है, 21वीं सदी में गांधी का उपरोक्त कथन एकदम सटीक बैठता है। जहां मंगल ग्रह पर जीवन खोज की जद्दोजहद जारी है। 7 अरब आबादी के मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं उनके सपने पूरे करना पृथ्वी पर भार की तरह लग रहा है। इसलिए देश क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर पेरिस संधि तक की राह तय कर रहे हैं। जबकि मुद्दा तो जीवन शैली में परिवर्तन का है। रामचंद्र गुहा ने ठीक ही कहा कि हमें अपने उपभोग की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए। हमें अपने रामचंद्र गुहा ने ठीक ही कहा है कि हमें अपने उपभोग की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए। परशक्ति की होड़ एवं मानव का अपने पर गर्व, देखिए परशक्ति की होड़ एवं मानव का अपने ज्ञान पर गर्व पर्यावरण निम्नीकरण की ओर अग्रसर करता है। यद्यपि मुद्दे को सही पकड़ एवं समाधान की सही राह के लिए गहन एवं विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। हमें जानना होगा कि आज उपभोग को सावधानी से करने की सलाह क्यों दी जा रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 7 अरब सपनों का क्या होगा। आखिरकार यह भी देखना होगा कि सपने की गुणवत्ता क्या हो, फिर समाधान की ओर बढ़ना भी जिम्मेदारी बनती है। इनके उत्तर देने के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पर्यावरणीय मानवीय लैंगिक सांस्कृतिक वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय एवं दार्शनिक आयामों को देखना महत्वपूर्ण है। यहाँ मैथिली गुप्त की पंक्तियाँ उपयुक्त प्रतीत होती हैं। हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। देखो उल्लेखनीय है कि मानव विकास की कहानी आदिम जीवन से आरंभ होती है, जो औद्योगिकरण के युग तक प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए हुए था। किंतु औद्योगिक क्रांति युग में मानव ने विज्ञान के आधार पर प्रकृति को जीतने का प्रयास किया। उपभोग की सीमा को पार करते हुए कार्बन उत्सर्जन, पर्यावरण प्रदूषण एवं आपदाओं को निपटा दिया, जो आगे विश्व युद्धों एवं शीत युद्धों में भी दिखा। किंतु मानव ने 20वीं सदी के अंत तक सीमाएं लांघ दी, जिसका परिणाम आज ग्लेशियर के पिघलने, कृषि उपज में कमी आने, द्वीपों के डूबने, नए तरह के रोग सामने आने एवं आपदाओं के रूप में देखा जा सकता है। उपरोक्त परिस्थिति ने विश्व जगत में धारणीय विकास गहन प्रयास की स्मॉल इज ब्यूटीफुल जैसे विचारों को उत्पन्न किया। आज आर्थिक वृद्धि आय को दिन दुगने रात चौगुने की रफ्तार से बढ़ाने की चाह, देशों के बीच विकास की प्रतिस्पर्धा ने पर्यावरण एवं हमारी साझी धरोहर पर संकट ला दिया है।
जिसे हार्डिंग जैसे विचारक ने ट्रेजेडी ऑफ ग्लोबल नॉर्म्स की संज्ञा दी है। सामाजिक आयाम में देखें तो सामुदायिक सहयोग, सहजीवन शैली एवं संयुक्त परिवार में टूटन टूटन देखी जा सकती है, जिससे विकसित देश एवं भारत जैसे जिसे विकसित जैसे देखिए जिसे विकसित देशों जिसे विकसित देशों एवं भारत के मेट्रोपॉलिटन शहरों में देखा जा सकता है, जहां घरों के सदस्यों से अधिक कार्य होती है, तभी ओड इवेंट लाना भी पड़ता है। गाँव में भी यह समस्या पहुंच रही है, जिसे टाँका, मोहल्लम, बाबरी जोहर आदि के पतन के रूप में देखा जा सकता है। फिर देखिए यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र ने भी विकास की रणनीति को आधारणीय बनाया है, जहाँ प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकतम नियंत्रण, जनजातीय क्षेत्र का दोहन एवं येन केन प्राकरण की रणनीति ने 7 अरब सपनों में कुछ के सपने पूरे किए एवं बड़ी आबादी को भूख, कुपोषण, अन्याय को सहने के लिए छोड़ दिया। साथ ही सांस्कृतिक परिवर्तन जैसे जो प्राप्त है वह पर्याप्त है कि रणनीति को त्याग लोगों ने उपभोक्तावादी संस्कृति को अपना लिया, जहां धार्मिक त्योहार एवं उत्सव, नए कपड़े, आतिशबाजी करने एवं खूब खरीदारी करने तक सीमित रह गए हैं। धर्म या संस्कृति में निहित मूल्यों को समझना ओल्ड स्कूल की संज्ञा माना जाता है, जो युवाओं की न्यू लाइफ स्टाइल पर कतई फिट नहीं मानी जाती। उल्लेखनीय है कि तकनीकी ने मानव के जीवन को सहज एवं सरल बनाया है। आपदाओं से बचाया पर बाद में इसी ने दानव का काम भी किया। विकसित देशों ने इसी के आधार पर विकास के परचम लहराए हैं, जो आज इसी के आधार पर नए उपग्रह की खोज पर लगे हैं, ताकि पृथ्वी कथा का दोहरा कर सके, बढ़ती जनसंख्या के सपनों को पूरा कर सके। पर यह निकट भविष्य में तो सच होता दिखता नहीं है। यदि मानवीय पहलू को टटोला जाए तो मानव की असुर प्रशक्ति ने पर्यावरण को अपना दास समझा, जिसके कारण आज 1% आबादी की अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। क्योंकि बड़ी आबादी तो संकट में ही वास्तव में वे ऐसी स्थिति में जहां सपने मजाक लगते हैं। उदाहरण के तौर पर अफ्रीकी एशियाई देशों, जनजातीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में गरीब कुपोषित महिलाएं, बच्चे, जिन्हें पेयजल एवं खाद्यान्न के बंधुआ मजदूरी से लेकर देह व्यापार की ओर मुड़ना पड़ता है। इसे 7 अरब आबादी के सपनों में कुछ के सपने आसमान को छूने एवं प्रकृति को जीतने के होंगे, पर ज्यादातर की तो जल, जमीन, जंगल का मामला है। फिर इसलिए सपनों की संख्या के साथ सपनों की गुणवत्ता को भी परिवर्तित करना होगा। एक और सपनों की संख्या कम करने अर्थात जनसंख्या नियंत्रण करना होगा, वहीं दूसरी ओर सपने भी ग्रीन देखने होंगे, क्योंकि या तो मानव का भविष्य हरा होगा या होगा ही नहीं को समझना होगा। यदि आज देखिए यहाँ पर क्या यदि हम आज समाधान की ओर नहीं बढ़ेंगे तो आपदाएं हमें सभ्यता के अगले चरण की ओर जाने ना देगी। ठीक देखिए, किसी ने ठीक ही कहा है, पानी की याददाश्त बहुत तेज होती है, यह वहीं बहता है जहां वह पहले था। पानी की याददाश्त बहुत तेज होती है, पानी की याददाश्त बहुत तेज होती है, यह वहीं बहता है जहां वह पहले था। पानी की याददाश्त बहुत तेज होती है, पानी की याददाश्त बहुत तेज होती है, यह वही होता है जहाँ वह पहले था। पानी की याददाश्त बहुत तेज होती है, यह वहीं बहता है जहाँ वह पहले था। पानी की याददाश्त बहुत तेज होती है, यह वहीं बहता है जहाँ वह पहले था। इसे समझते हुए हमें किसी भी सभ्य समाज के सपनों की गुणवत्ता को बेहतर करना होगा। यदि समाधान की बात कही जाए तो हमें सबसे पहले समझ लेना होगा कि पृथ्वी केवल हमारी नहीं है। समस्त प्राणी जगत एवं जैव जगत की रक्षा करना, खाद्यान्न श्रृंखला को बचाना, विविधता को सौंदर्य मानना महत्वपूर्ण है। उपायों को सबसे पहले तो पहले के किए पापों से मुक्ति पानी होगी, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में देशों की प्रतिबद्धता को पूरा करना होगा, जिसमें हाल में किए गए सम्मेलन को निर्णायक स्थिति तक पहुंचाना होगा। जैसे INDC को पूरा करना, तकनीकी खोज से धारणीय विकास की राह खोजनी होगी। पर यह समाधान ऊपरी एवं सतही प्रतीत होता है। यहाँ गालिब की यह पंक्ति महत्वपूर्ण है, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईने साफ करता रहा। बच्ची बात, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईने साफ करता रहा। जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईने साफ करता रहा। उपरोक्त पंक्तियों के मर्म को समझते हुए जीवन शैली में परिवर्तन लाना समय की अनिवार्यता है, जिसमें उपभोग को कम करने एवं सृजन को बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
देखिए उपरोक्त पंक्तियों के मर्म को समझते हुए जीवन शैली में परिवर्तन लाना समय की अनिवार्यता है, जिसमें उपभोग को कम करने एवं सृजन को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, जिसे व्यक्तिगत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक समझा जा सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर आवश्यकता के अनुसार बिजली, जल, खाद्यान्न का प्रयोग करना, प्लास्टिक के थैलों के बजाय जूट का प्रयोग करना, उत्सवों से आगे बढ़ने की सीख लेना, आतिशबाजी करने के अवसर के रूप में न लेना, सामुदायिक स्तर पर कचरा प्रबंधन, वनारोपण एवं जल संग्राहकों को बनाने जैसे काम करने होंगे। 7 अरब सपनों में कईयों का सपना एक घर को बचाने का भी होता है, जैसे राजेंद्र सिंह द्वारा राजस्थान में जल संरक्षण कार्य करना, स्कूली बच्चे अक्षत द्वारा स्वच्छता के लिए मानव चेन बनाना महत्वपूर्ण है। राष्ट्र के देखिए हम क्या कि देखिए राष्ट्र के धारणीय लक्ष्यों का निर्धारण हो एवं सभी के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाना होगा। उपभोक्ता बनाने के बजाय व्यक्ति को सृजनकर्ता बनाना होगा। उपभोक्ता बनाने के यहाँ पर क्या उपभोक्ता बनाने के बजाय व्यक्ति को सृजनकर्ता बनाना होगा, जिसमें वह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का निर्माण करे, जिसे भारत के संदर्भ में सोलर मिशन, ग्रीन कॉरिडोर, EIA के संदर्भ में देखा जा सकता है, जिसे विकसित देशों द्वारा अपनाने की जरूरत है, जहाँ प्रति व्यक्ति उपभोग विकासशील देशों की तुलना में लगभग 100 गुना है। आज उन्हें भी योग दर्शन, सीमित उपभोग, लालच छोड़ने एवं प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना होगा, सावधानी के साथ उपभोग करना होगा एवं पृथ्वी को दास मानने के बजाय पालनकर्ता मानना होगा। उपरोक्त उपभोग के लक्ष्मण रेखा की बात यथार्थवादी विचारक भले ही आदर्शवादी बताएं, पर यही दीर्घकालीन समाधान एवं 7 अरब के लक्ष्यों को पूरा करने का जरिया है। हाँ, अपनी संस्कृति आदतों को बदलना कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं, जिसे दुष्यंत कुमार की यह पंक्तियां प्रेरणा दे सकती है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात, नारी सशक्तिकरण की मुहिम ने भारतीय नारी को कितना सशक्त किया है। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती है बेटियाँ, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा जाता है। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती है बेटियाँ, ओलंपिक में भेजे जाते हैं बेटे पर पदक लाती है बेटियाँ। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती है बेटियाँ, ओलंपिक में भेजे जाते हैं बेटे पर पदक लाती है बेटियाँ। देखिए यहाँ पर जो खास बात कहा गया, भारतीय नारी के विकास क्रम के इतिहास अनेक स्वर्णिम पन्नों का साक्षी रहा है। भारत की नारी व्यवस्था मजबूरी एवं भोग की वस्तु से लेकर आत्मनिर्भर, जुझारू एवं स्वाभिमानी नारी बनने तक का सफर तय किया। देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत की नारी व्यवस्था मजबूरी एवं भोग की वस्तु से लेकर आत्मनिर्भर, जुझारू एवं स्वाभिमानी नारी बनने तक का सफर तय किया है। सशक्तिकरण की इस मुहिम में भारतीय नारी के अनुभव में खट्टे मीठे स्वादों की सुदीर्घ परंपरा बन गई है। बस जरूरत है तो प्रत विशेषित करने की। तो भारतीय नारी के सशक्तिकरण की मुहिम पंचायत से लेकर संसद तक अपने अंकुरण को प्रतिध्वनित कर रही है। जब कभी मध्यकाल में नारी राजनीतिक प्रतिनिधि बनने का सपन भी नहीं संजो सकती थी, वही आज पूरे दमखम के साथ पुरुषों में कदमताल कर रही है। आज़ादी मिलने के उपरांत इस मुहिम की गति तेज हुई है और भारत पहला देश बना जिसने सार्वभौमिक मताधिकार के राह पर पूरे नारी वर्ग को मताधिकार का दायित्व सौंपकर संवैधानिक परंपरा को कृतज्ञ किया। इसी के परिणाम से भारत लोकतंत्र के सर्वोच्च कार्यपालिका पदों तक नारी ने पहुंच बनाई है। अभी आगे देखिए, कभी हमारे देश में नारियों से जुड़े अपराध यथा दहेज प्रथा, सती प्रथा, घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग, कन्या भ्रूण हत्या, शिलभंग आदि तमाम कुकृत्य को लेकर नारी समुदाय का आत्मविश्वास हमेशा डर के साए में रहता था। वही नारी आज संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना के बाद अपने अधिकारों का भरपूर प्रयोग कर रही है। विवाह को लेकर चयन की स्वतंत्रता के मामले नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। शिक्षण सुविधाओं के प्रचार से नारी समुदाय प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का एहसास दिला रही है। जब देश की तीन प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षा गया था, IIT, IIM तथा सिविल सर्विस परीक्षा UPSC में भारतीय नारी सर्वोच्च स्थान एक ही वर्ष में प्राप्त करती है, तो आभास होता है कि हम सही राह पर हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो आज़ादी से पहले अनेक स्वास्थ्य अस्थमानों को जैसे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, टीकाकरण की दर, जीवन प्रत्याशा आदि में भारतीय नारी की स्थिति पूरे विश्व में सर्वाधिक प्रतिकूल थी। वहीं भारत में
हाँ, तो वहीं भारत में ये मानक आज़ादी के उपरांत सुधरे हैं। आज की भारत नारी की जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में लगभग 2 वर्ष ज़्यादा है। वहीं टीकाकरण की दर ने रफ्तार पकड़ ली है। जब कभी खेल पर केवल पुरुषों का कॉपीराइट समझा जाता था और अपने यहाँ तो पश्चिमी कहावत भी है, मोहन कबड्डी खेलेगा राधा बर्तन धोएगी। मोहन कबड्डी खेलेगा राधा बर्तन धोएगी। वहीं आज भारत के खेल क्षेत्र में भारतीय नारी ने अभूतपूर्व प्रगति की है। बैडमिंटन एवं टेनिस जैसे खेलों में आज भारतीय महिलाओं ने भारतीय पुरुषों की बराबरी की है। मिसाल के तौर पर भारत में पीवी सिंधु नाम की एक भारतीय नारी ने ओलंपिक खेलों में रजत पदक प्राप्त कर पूरे देश को गर्वित किया है। सानिया मिर्जा का लगातार वैश्विक डबल्स टेनिस में एक वर्ष में लगातार पूरे विश्व में शीर्ष स्थान पर रहना भी भारतीय नारी के सशक्त होने का ठोस प्रमाण है। इतना ही नहीं, सशक्तिकरण की इस देशव्यापी मुहिम का एक स्तर आर्थिक क्षेत्र में भी खुलता है। पहले जब संपत्ति एक एवं व्यवसाय प्रबंधन तक श्रमिक कार्यबल के क्षेत्र नारी की उपस्थिति उपहासास्पद मानी जाती थी और इस नग्न प्रतिनिधित्व को भी पुरुष समाज पहचान नहीं पाता था। उसी धरती पर नारी सशक्तिकरण की मुहिम ने तस्वीर का रंग बदल दिया है। हाँ, इसी बीच रिपोर्ट आती है कि विश्व की सर्वाधिक प्रतिष्ठित कंपनियों की सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में 5 भारतीय नारियां भी, तो मन को सुखद अनुभूति होती है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में हिंदू अविभाजित परिवार में भारतीय नारी की भूमिका कर्ता के रूप में अधिकृत करना भी मुहिम का एक पड़ाव है। इसके साथ साथ यह देखना भी प्रासंगिक होगा कि भारतीय नारी की भूमिका एवं प्रतिनिधित्व का विस्तार विज्ञान के क्षेत्र में कितना है। पहले कभी विज्ञान की पढ़ाई एवं ज्ञान जिज्ञासा के स्वच्छंद विचारों को नारी के लिए अपनाना अभिशाप माना जाता था। उसी नारी का बदला हुआ रूप अगेन 5 की टीम के निदेशक की भूमिका का धारण करता है। पहले कल्पना चावला आदि का नाम लेकर उदाहरण समाप्त हो जाते थे, पर उसी भारत की नारियों को आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो एवं नासा में गिनना मुश्किल हो गया। पहले कभी कला के सभी आयामों, साहित्य, संगीत, नृत्य आदि क्षेत्र में नारी की उपस्थिति को आश्चर्य माना जाता था एवं उदाहरणों की गिनती उंगलियों पर हो जाती थी। उसी भारतीय नारी के विविध रूपों महादेवी वर्मा, लता मंगेशकर, मृणालिनी, साराभाई आदि ने पूरे भारतीय जन समुदाय के ध्यान को आकर्षित करने के लिए मजबूर किया। इसके साथ साथ रक्षा क्षेत्र में लड़ाकू विमान के पायलट के रूप में नारियों की स्वीकृति इस मुहिम की बदलती गति को प्रभावित करती है। फिर सार रूप में यह कहा जाना ठीक होगा कि भारतीय नारी ने घर की चार दीवारी से राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। इस यात्रा में कई कठिनाइयों से रूबरू होना पड़ा, लेकिन भारतीय नारी ने आत्मविश्वास और समझ के आगे ये बाधाएं बोनी साबित हुई। भारतीय नारी के आत्मविश्वास और समझ के आगे ये बाधाएं बोनी साबित हुई। कुछ क्षेत्रों में हम अभी भी एक शताब्दी पीछे हैं, जिन पर बगैर विलंब ध्यान देना सामयिक आवश्यकता है। इस पूरी यात्रा को अगर एक कवि की 4 पंक्तियों में कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी कई इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान, देखिए, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी कई इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। देखिए यहाँ पर कहूँगा, थोड़ा सा देखिए, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी कई इम्तिहान अभी बाकी है। देखिए, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने। देखिए, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। उसके देखिए आप आगे जो कहा गया, ये आपको देखिए इसके बाद हम चर्चा कर लेंगे।